फ्रेंड्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 4 प्राणी जगत एनिमल किंगडम चल रहा है। आज इसका हम 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था कि किस आधार पर पूरे प्राणी जगत को 11 संघों में बांटा गया है। ठीक है, एक हमने फ्लो चार्ट भी देखा था जो आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है। ठीक, तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम जितने भी हमारे जो 11 संघ हैं उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इन संघों में के क्या लक्षण हैं, इन संघों में किस प्रकार के जीवों को रखा गया है। ठीक है, अब हम अलग अलग इन्हें देखेंगे। ठीक, तो आपके जो ये 11 संघ हैं इनके नाम आपको एकदम रट जाना चाहिए। ठीक, कि आप बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे कोई भी पीछे की जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया है, कितने संघों में बांटा गया है, तो आप बता दें 11 संघ और उनके नाम कौन कौन से हैं। तो जब तक ये 11 संघ हमारे चलेंगे, ठीक है, इनकी वीडियो क्लास जब तक चलेगी तब तक आपको इनके नाम एकदम आपको रट जाने चाहिए। ठीक है, तो पहला संघ हमारा कौन सा है? पोरीफेरा। ठीक, दूसरा संघ कौन सा हमारा? सिलेंट्रेटा। अरे आप भी बोलिए मेरे साथ, आपको सुनना नहीं है, मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, तो पहला संघ है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा दूसरा, टीनोफोरा तीसरा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस चौथा, एस्केहेल्मिन्थीस पांचवा, एनेलिडा छठा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ठीक, तो आज हम पहला संघ पढ़ने वाले हैं पोरीफेरा। हेडिंग डाल लेंगे हम पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा। ठीक, जो हमारा पोरीफेरा है ये क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2, पोरी और फेरा। ठीक है, पोरी और फेरे। अगर इसको हम अलग अलग करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पोरी, जिसका अर्थ क्या होता है? पोरोज। पोरोज मतलब क्या होता है? छिद्र। दूसरा क्या है हमारा? फेरे, जिसका मतलब क्या होता है? टू बियर। हिंदी में से क्या बोलते हैं? धारण करना। धारण करना। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है पोरीफेरा में कैसे जंतुओं को रखा गया है? जो छिद्र होते हैं, जिनके शरीर में क्या होता है? छिद्र होते हैं, यानी वो छिद्र को धारण करे रहते हैं। ठीक है, पोर मतलब क्या होता है? पोरोज यानी छिद्र, फेरे मतलब टू बियर मतलब धारण करने, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में क्या होते हैं? छिद्र, वो छिद्र को धारण करे होते हैं। तो पहला लक्षण आपको पता चल गया कि पोरीफेरा में कैसे जीवों को रखा गया है? ऐसे जीवों को रखा गया है जिनके शरीर छिद्र युक्त होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके आवास की बात करें कि ये पोरीफेरा के जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जल में पाए जाते हैं। जितने भी जो कहते हैं पोरीफेरा के जो जीव हैं इन्हें हम सब वैसे समानता क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। पोरीफेरा के सभी जीवों को क्या हम बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। ठीक, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जितने भी होते हैं ये जलीय होते हैं। ठीक है, पोरीफेरा के जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय होते हैं। ठीक, और ये कौन से जल में पाए जाते हैं? समुद्री जल में। समुद्री जल में। ठीक है, तो पोरीफेरा के जितने भी जीव हैं, अगर हम आवास की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक, इनके अगर हम आकृति और आकार की बात करें, इनके शरीर की बनावट की बात करें तो ये 1 से 200 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ठीक है, ये नालवत होते हैं, वृत्ताकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी होते हैं, प्याले या तस्तरी के आकार के होते हैं, कीपनमा भी होते हैं। यानी एक तरह से कहे जाते हैं जो इनका आकार होता है ये अनियमित होता है। इनका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है, मतलब ये किसी भी आकार के हो सकते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, इनका कोई फिक्स नहीं है कि किस आकार के होते हैं, ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। ठीक ठीक, इनका जो कहते हैं शारीरिक संगठन होता है वो किसका होता है? कोश की स्तर का होता है।
इनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है? कोशिकीय स्तर का। ठीक है, हमने पढ़ा था 3 स्तर होते हैं, कोशिकीय स्तर, ठीक, ऊतक स्तर और अंग स्तर और अंगतंत्र। ठीक है, तो इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है? कोशिकीय स्तर का होता है, यानी इनमें ऊतक नहीं पाया जाता। ठीक है, इनका सिर्फ जो कहते हैं जो संगठन होता है सिर्फ कोशिकीय स्तर का होता है। ये मतलब कोशिका का एक समूह बनाते पर ऊतक नहीं, ऊतक नहीं पाया जाता इनमें। ठीक है, इनकी जो समिति होती है ये किस प्रकार की समिति की होती है? असमिति होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं ये, यानी इन्हें किसी भी भाग में 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जाता। मतलब अगर इन्हें किसी भी अच्छे से हम काट दें तो इन्हें हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, असिमेट्रिकल का मतलब यही होता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो क्लास में। जिन बच्चों ने अगर वीडियो क्लास नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाकर देखें। और हाँ, एक बात आपको और, मेरी जो वीडियो है यानी आपकी जो वीडियो क्लास है वो वीक में 3 दिन अपलोड होगी। कौन कौन से दिन में? ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, ठीक, तो ये जो कौन से समिति दर्शाते हैं? असिमेट्रिकल दिखाते हैं। इनको किसी भी अच्छे से काटा जाए तो ये 2 बराबर भागों में नहीं बंट सकते। ठीक है, और हम बात करें इनके बारे में, पोरीफेरा के जंतुओं के बारे में, तो इनमें जो जनन होता है इनमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन भी होता है और इनमें लैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन इनमें विखंडन द्वारा होता है और लैंगिक जनन इनमें नर और मादा के संलयन से होता है। ठीक है, ठीक, तो ये कुछ हमारी विशेषता थी पोरीफेरा के जीवों के बारे में। ठीक, अगर हम पोरीफेरा का एक जीव है साइकॉन का अगर फिगर हम देखें तो हमें शायद आपको पोरीफेरा के जीवों के बारे में और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका हम फिगर देख लेते हैं साइकॉन का। ठीक, तो ये किसका फिगर है? साइकॉन का, साइकॉन। ठीक है, ये क्या, ये एक प्रकार का ये क्या है? एक स्पंज है। मैंने बताया ना कि पोरीफेरा के जो जीव हैं उनको क्या हम लोग बोलते हैं? समानता क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइकान क्या है? ये एक प्रकार का स्पंज है। ये इसका फिगर है। ठीक, इसमें देखिए मैंने बताया था ना कि जो कहते हैं पोरीफेरा के जो जीव हैं उनकी एक लक्षण क्या है कि ये छिद्र युक्त होते हैं। तो ये क्या है? इनके शरीर के में छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इनको हम? ऑस्टिया, ऑस्टिया। ठीक है, और ये जो आपको फ्लैजिला की तरह कसाब, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, ठीक है। ठीक, ऑस्टिया का काम क्या होता है? ये जल को, भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ले जाता है। और ऑस्कुलम का क्या काम होता है? ये पचे हुए और अपशिष्ट पदार्थ और जो बचा हुआ जल होता है उसको ये बाहर करता है। ठीक है, अगर हम इसे बीच से, ठीक है, अगर इसे हम ऐसे काट दें, पूरा बीच से काट दें, ठीक है, अगर इसको हम लंबवत ऐसे से काट, पूरा खड़ा खड़ा काट दें तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? तो एक उसका हम फिगर देख लेते हैं। तो ये हमारे साइकिल का अंदर का, लंबवत काटने पे इसके अंदर हमें ये संरचनाएं दिखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी, ये जो हमारी संरचना रेसे जैसे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। ठीक, ऑस्कुलम को हम एक्स करेंट पोर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको छिद्र दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? ऑस्टिया। इसका काम क्या होता है? इसका काम जल है, भोज्य पदार्थों को, ठीक है, साइकन के स्पंज के अंदर ले जाने का काम होता है। ठीक, इसे हम इनकरेंट पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इनकरेंट पोर भी कहते हैं। ये जो आपको बीच का खाली स्थान दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पंजोसील बोलते हैं, स्पंज गुहा। ठीक है, आपको ये जो कहते हैं कीप की तरह संरचना दिख रही है और बीच से
कटा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट या कॉलर सेल या हिंदी में कीप कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये कुछ संरचनाएं दिख रही हैं कांटों की तरह, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पाइकुले, ठीक है, कंटिकाएं, इन्हें क्या हम बोलते हैं? कंटिकाएं। ठीक, इसका जो बाहरी स्तर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिनाइकोसाइट या एपिडर्मल सेल या त्वचीय कोशिका। ठीक है, और आपको जो ये चौड़ी ये संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं? पोरोसाइट यानी पोर सेल यानी रंध्र कोशिकाएं। ठीक है, तो ये एक हम साइकन का हमारा क्या है? अंदर के फिगर का है। इसके पहले जो हमने देखा था वो हमारा बाहर का फिगर था, लेकिन जब उसको हम बीच से काट देते हैं तो उसके अंदर हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपने फिगर देख लिया। ठीक, तो पूरी फिरासंघ के जीवों को हम समानता क्या बोलते हैं? स्पंज कहते हैं। ठीक है, ये किस कहते हैं? सममिति के होते हैं या असममिति के होते हैं या असिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इनमें ऊतक नहीं पाया जाता। इनमें कैसा संगठन पाया जाता है? कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये स्पंज स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और स्पंज में जल परिवहन तंत्र तथा नाल परिवहन तंत्र यानी कॉनल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? जल परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र तथा नाल तंत्र। ठीक, या कॉनल सिस्टम पाया जाता है। जो जल होता है वो सूक्ष्म रंध्र, मैंने अभी आपको बताया ना, जो छोड़ कहते हैं इसमें क्या पाया जाता है? ऑस्टिया पाया जाता है। तो जल जो होता है वो सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया के द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? ऑस्टिया के द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? जल को अंदर ले जाता है, जल को अंदर ले जाता है। ठीक है ना, तो जो जल है सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय स्पंज गुहा में पहुंचता है, स्पंज गुहा में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद वहां पर पाचन होने के बाद, ठीक है, पाचन होने के बाद जो बचा हुआ जल होता है और क्या नाम है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, जो जल परिवहन का जो ये भाग होता है यानी जो हमारा स्पंज गुहा है, ठीक है, वो क्या करता है? वो भोजन को जमा करता है श्वसन के लिए और ये उत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक है, और जो स्पंज होता है इनके शरीर में क्या होता है? कंटिकाएं होती हैं और क्या नाम है? स्पंजिन धागे, इनका जो शरीर होता है वो कंटिकाएं तथा स्पंजिन धागे का बना एक कंकाल पाया जाता है, प्रोटीन का एक कंकाल पाया जाता है जो इनके शरीर को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। ठीक है, और स्पंज में नर और मादा, ठीक है, स्पंज में क्या होते हैं? नर और मादा अलग अलग नहीं होते, अर्थात ये क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, तो उभयलिंगी होते तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रयी। ठीक, तो इन्हें हम उभयलिंगाश्रयी या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। उभयलिंगाश्रयी या हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, जिनमें नर और मादा एक साथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उभयलिंगी कहते हैं, और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था कि इनमें जो अलैंगिक जनन, उनमें जो अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, लैंगिक जनन, ठीक है, नर और मादा के संलयन से होता है। ठीक है, इनमें अगर हम बात करें निषेचन की, तो इनमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, किस प्रकार का निषेचन होता है? इनमें आंतरिक। ठीक है, आपका निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक, निषेचन हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ये आंतरिक और बाह्य। ठीक है, तो इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन हम किसे कहते हैं? जब
कहते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। जब नर और जो मादा युग्मक का जो कहते हैं संलयन शरीर के अंदर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। और जब नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इनमें किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है, ठीक है। और इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आपने एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। निषेचन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन हम किसे कहते हैं, ठीक है। बाह्य निषेचन जब नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है, ठीक है। आंतरिक निषेचन जब नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। इनमें जो परिवर्धन पाया जाता है वो अप्रत्यक्ष पाया जाता है, ठीक है। इनमें जो परिवर्धन पाया जाता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब परिवर्धन, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब जनक के समान, ठीक है, जब जनक के समान ही जो संतान के शरीर का विकास होता है, ठीक है। जैसे अगर आप हम मनुष्य को देख लें, ठीक है, मनुष्य को देख लें या फिर हम किसी डॉग के बच्चे को देख लें, कुत्ते के बच्चे को देख लें या गाय के बच्चे को देख लें, ठीक है। तो ये क्या है, सब प्रत्यक्ष परिवर्धन के उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि जब ये बच्चा इनका जब छोटा होता है तो भी जनक के ही समान दिखता है, ठीक। उसके 4 पैर 1 पूंछ, ठीक है। और मनुष्य के में 2 पैर 2 हाथ, मतलब जो इनका जो संतान होती है वो जनक के समान ही दिखती है और वयस्क होने पर भी जनक के समान ही दिखती है। तो जब ऐसा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष परिवर्धन बोलते हैं, ठीक है, ठीक। जब जनक कहते हैं, जब जनक के समान ही संतान के शरीर का विकास होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष परिवर्धन, ठीक। और जब संतान का विकास, ठीक है, जब संतान का विकास शुरुआत में दूसरी प्रकार से होता है और बाद में वह वयस्क होने पर जनक के समान दिखती है तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्धन, ठीक है। इसका उदाहरण आप मेढक को ले लीजिए, क्योंकि जब मेढक का कहते हैं, जब मेढक का जो लार्वा होता है, जो स्टार्टिंग में वो पहले किसका जो उसका जो शिशु होता है, जो संतान होता है, वो स्टार्टिंग में मछली की तरह दिखता है, सेम टू सेम। आप मछली और कहते हैं जो मेढक का टेडपोल होता है उसमें फ़र्क नहीं कर सकते, पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वह किसका रूप ले लेता है, मेढक का रूप ले लेता है, ठीक है। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष परिवर्धन और अप्रत्यक्ष परिवर्धन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष परिवर्धन जब जनक के समान ही संतान के शरीर का विकास होता है तो उसे हम प्रत्यक्ष परिवर्धन करते हैं। और जब संतान का शुरुआत में दूसरी प्रकार से और वयस्क होने पर वह अपने जनक के समान दिखता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो जो स्पंज में क्या कैसा पाया जाता है परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, ठीक। तो हमने बहुत सारे कहते हैं, हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देख ली स्पंज की। तो अब हम हेडिंग डालेंगे, हम सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या करिएगा, पूरी फिर हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से, इसे भी हम काट देते हैं, ठीक है। पुरुष, इसका मतलब क्या आता है, पोर, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छिद्र, ठीक। दूसरा लिखिएगा फेरे, जिसका अर्थ होता है टू बियर, हिंदी में धारण करना, ठीक है। इस संघ के जीवों का शरीर छिद्र युक्त होता है,
छिद्र युक्त होता है। ठीक, उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा, ये वाली समान लक्षण हेडिंग डालिएगा तब लिखिएगा। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पे मत लिखिए, पहले पूरी फिर हेडिंग डालिएगा, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, तब हेडिंग डालिएगा समान लक्षण और उसमें लिखिएगा इस संघ के समान लक्षण निम्न है। लक्षण निम्न है। ठीक है, अब पहला हेडिंग पहला नंबर डालिएगा। पहला, इस संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। स्पंज कहा जाता है। ठीक, दूसरा, सभी स्पंज जलीय होते हैं। जलीय होते हैं। ये अधिकांश समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ स्पंज मीठे जल में पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। ठीक है, ये एक ऐसा स्पंज है जो कहाँ पाया जाता है? मीठे जल में पाया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये अनियमित आकार के होते हैं। ये अनियमित आकार के होते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्पंज असममिति के होते हैं। असिमेट्रिकल। स्पंज असिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, इनमें ऊतक नहीं पाया जाता है, इनमें जो संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है, छठा लिखेंगे यहाँ, स्पंज में जल परिवहन तंत्र तथा नाल तंत्र, ठीक है, कॉनल सिस्टम, नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक, 7 पॉइंट, जल सूक्ष्म रंध्र, जल तथा भोज्य पदार्थ, यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा जल तथा भोज्य पदार्थ सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया के द्वारा
के द्वारा स्पंज गुहा में जाते हैं तथा पाचन के बाद शेष जल तथा अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 8 पॉइंट। ठीक है, इनमें पाचन कोशिकाओं में होता है, ठीक, नेक्स्ट 9 पॉइंट। ठीक है, स्पंज में नर और मादा अलग अलग नहीं होते। ठीक, ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, ये उभयलिंगी होते हैं। अगला, इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लिखेंगे इनमें आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष पाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये कुछ पोरीफेरा कहते हैं जीवों, पोरीफेरा संघ के जीवों के सामान्य लक्षण हैं। अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण है हमारे, अभी मैंने ये आपका एक का फिगर आपको दिखाया, वो साइकॉन। ठीक है, दूसरा है स्पॉन्जिला, जो मैंने आपको बताया कहाँ पाया जाता है, मीठे जल यानी स्वच्छ जल में। ठीक है, तीसरा हमारा है यू स्पॉन्जिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाथ स्पंज भी बोलते हैं। बाथ स्पंज, जो आपका बाथ स्पंज बनता है ये इसी से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा पोरीफेरा संघ के जीवों के लक्षण है। अब हम साइकान, ठीक है, साइकान का हम फिगर देखेंगे और इसमें कौन कौन सी आंतरिक संरचनाएं पाई जाती हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे साइकान। ठीक है, एक हम उदाहरण से समझ लेते हैं।
तो साइकान का हम फिगर अब मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है। ये आपका साइकान है, ठीक है। ये इसके ऊपर के रेसे जैसी संरचना है वो क्या है, ऑस्कुलम है। इसके पूरे शरीर में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। इसके शरीर के बाहर ये कांटों की तरह संरचना होती है, इसे हम कंटिकाएं या स्पाइकुल बोलते हैं, ठीक है, स्पाइकुल बोलते हैं। और ये इसका आधार है त्वची कोशिकाएं। अगर इसको हम साइकान को लंबवत काट देते हैं तो इसके अंदर हमें निम्न संरचनाएं देखने को मिलती हैं। उस फिगर को बनाने के बाद आपको ये फिगर बनाना है, ठीक ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑस्कुलम है। ऑस्कुलम का क्या काम होता है, ये जो शेष जल होता है जो पाचन के बाद, ठीक है, पाचन के बाद जो शेष जल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ऑस्टिया इसका काम करते हैं, ये हमारा ऑस्टिया छिद्र है, ये क्या है, इसको क्या जो छिद्र है इसको क्या करते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। इसके एक को जो सारे को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, हम ऑस्टियम बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये जल है भोज्य पदार्थ को क्या करता है, स्पंज के अंदर ले जाता है, स्पंज गुहा में, ठीक है। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, स्पंज गुहा बोलते हैं, ठीक। स्पंज गुहा में क्या होता है, स्पंज गुहा में श्वसन का कार्य होता है। ये क्या करता है, भोजन को जमा करता है, श्वसन का कार्य करता है, उत्सर्जन में भी सहायक होता है, ठीक। उसके बाद ये जो हमारी आपको ये कीप की तरह संरचना दिख रही है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट या कॉलर सेल या कीप कोशिकाएं भी बोलते हैं, ठीक है। कीप कोशिकाएं की उपस्थिति क्या है, पोरीफेरा संघ की विशेषता है, ठीक है। पोरीफेरा संघ के जीवों की ये क्या है, विशेषता है। क्या, कौन विशेषता है, कीप कोशिकाएं यानी कॉलर सेल, ठीक है, यानी कोइनोसाइट, ठीक है। प्रत्येक कोशिका में आप देख रहे होंगे कि एक कॉलर की तरह इसकी संरचना बनी हुई, इसकी देखिए कॉलर की तरह संरचना बनी हुई है। और इसके बीच से, ठीक है, इसके बीच से एक, इसके जो आधार से क्या है, एक लंबा कसाब निकलता है, ठीक है। इन कसाबों का कार्य क्या होता है, इन कसाबों का कार्य क्या होता है, ये कहते हैं गतिशील रहकर शरीर के भीतर जल का बहाव बनाए रखते हैं, ठीक है। ये गतिशील होकर शरीर के भीतर जो जल का बहाव है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। और ये कोशिकाएं क्या करती, भोजन को भी ग्रहण करने में सहायक होती हैं, ठीक। अब उसके बाद आपका ये है पोरोसाइट। ये आपका क्या है, ये संरचना को क्या हम बोलते हैं, पोरोसाइट बोलते हैं, यानी पोर सेल, रंध्र कोशिकाएं, ठीक है। ये पोनोसाइट, ये इसकी बाह्य त्वचा है, ठीक है, त्वची कोशिका यानी एपिडर्मल सेल, ठीक। जो कहते हैं स्पंज का जो शरीर होता है वो 3 स्तरों में बटा होता है, ठीक है। ये इसका बाह्य स्तर है, ठीक, ये इसका क्या है, बाह्य स्तर, ये इसका अंतः स्तर, ठीक है। इसके बीच का स्तर जो होता है वो उसमें एक जेली समान संरचना, जो इसका मध्य होता है वो जेली समान संरचना उसमें पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम। इस संरचना को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम, ठीक है। हमारा क्या, मेसेनकाइमा, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें स्पंजिन धागे और कंटिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का एक कंकाल का निर्माण करते हैं जो स्पंज के सारी शरीर को आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बाह्य स्तर और मध्य स्तर के बीच में बाह्य और अंतः स्तर के बीच में एक जेली समान संरचना होती है, यानी जो इसका मध्य स्तर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमा बोलते हैं। और इसमें स्पाइकुल्स और कहते हैं स्पंजी धागे कहते हैं पाए जाते हैं, जिनसे एक कंकाल का निर्माण होता है, ठीक है, जो स्पंज को शरीर का आधार प्रदान करते हैं, ठीक। तो साइकन, ये हम किसका फिगर देखते हैं, साइकन को हम और क्या कहते हैं, साइकन को हम अर्न स्पंज भी कहते हैं,
ठीक है। तो इस साइकन को हम और क्या कहते हैं, अर्न स्पंज भी कहते हैं। ये छिछले समुद्र के में पत्थरों के चट्टानों और में से आदि से चिपके होते हैं। ठीक है, ये जो छिछले समुद्र में पत्थरों से या चट्टानों से आदि से चिपके होते हैं और ये झुंड और कॉलोनियों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पंज का कहते हैं, स्पंज के समान लक्षण थे। ठीक है, पोरीफेरा के में किसे रखा गया है, स्पंजों को रखा गया है। ठीक है, पोरीफेरा के जितने भी जीव हैं उन्हें हम समानता क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये स्पंज का कुछ समान लक्षण थे, उसका हमने उदाहरण भी देख लिया है। उदाहरण हमने साइकान का फिगर भी देख लिया। ठीक है, तो अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, स्पंज के आर्थिक महत्व। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, स्पंज के आर्थिक महत्व। ठीक है, तो लिखेंगे स्पंज के निम्न आर्थिक महत्व हैं। ठीक है, पहला, कुछ स्पंज मुलायम होते हैं, जो स्पॉन्जिन नामक गंधयुक्त स्क्लेरोप्रोटीन प्रोटीन के बने होते हैं, इन्हें स्नान करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण बताया था यू स्पॉन्जिया। ठीक है, ये उसी का है। यू स्पॉन्जिया का हम इस्तेमाल किस में करते हैं, स्नान के रूप में, स्नान मतलब बाथ स्पंज के रूप में करते हैं। उसे हम बाथ स्पंज इसलिए बोलते हैं कि उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, बात करने के लिए। ठीक है, सेकंड, यूप्लेक्टिला अत्यंत सुंदर फूलों के गुच्छों के समान दिखाई देता है। ये सजावट के काम आता है। ठीक है, काम आता है। इसे हम सुंदरता की देवी वीनस की फूलों की डलियां भी कहते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट, गद्दे
बस व कार की सीटों में स्पंज का उपयोग होता है। स्पंज का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्पंज का आर्थिक महत्व था। ठीक है, तो ये हमारा पोरीफेरा संघ खत्म हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब आज के वीडियो क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन अब होगा तो मैं हर वीडियो क्लास में आपसे उसी वीडियो क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, देखूंगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि संघ पोरीफेरा के उस सदस्य का नाम बताइए जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, संघ पोरीफेरा के उस सदस्य का नाम बताइए जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा, संघ पोरीफेरा में अलैंगिक जनन की क्या विधि है। ठीक है, तीसरा, अर्ण स्पंज किसे कहते हैं। और चौथा, सुंदरता की देवी का नाम से कौन सा स्पंज प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, और आपकी वीडियो क्लास की जो वीडियो है वो वीक में 3 डे अपलोड होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा संघ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।